डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज का हमारा विषय है संवेग और संवेगात्मक विकास। तो मैं एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ऐसे विद्यार्थी जो यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी ना किसी रूप में एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य आते हैं। तो समझिएगा, जानिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से इमोशन हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब भी हम इमोशन की स्थिति में होते हैं, संवेग की स्थिति में होते हैं, तो हमारे चेहरे के हाव भाव किस प्रकार से बदल जाते हैं, ये एक छोटी सी पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो परिभाषाएं हैं इसकी, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे संवेग का शाब्दिक अर्थ है कि संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन वर्ड लैटिन भाषा के इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित होना, टू लीड आगे बढ़ना, टू मूव या चलना या गति देना। इसके अलावा इमोशन शब्द दो शब्दों ई एंड मोशन से बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति देना। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, इसको यहाँ पे इमोशन कहा गया है। इसके अलावा देखिएगा कि इमोशन शब्द का अर्थ क्या लिया गया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आइजेनिक संवेग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि संवेग एक जटिल अवस्था है, यानी कि यह एक जटिल भाव की स्थिति होती है, एक जटिल अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य या पलायन की ओर संगठित होता है तथा अनुभूति आकर्षण या प्रतिकर्षण की सूचना देता है। इसके अलावा देखिएगा कि संवेग का भाव अथवा अनुभूति से निकट का संबंध है। जब भाव की मात्रा अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है तो उस स्थिति में शरीर उद्दीप्त हो जाता है। इसी उत्तेजित अथवा उद्दीप्त अवस्था को ही इमोशन या संवेग कहते हैं। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहली परिभाषा आपके सामने आती है कि संवेग मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था का नाम है। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और हर विद्यार्थी को या सीखने वाले को, अधिगमकर्ता को ये आसानी से याद भी हो जाएगी कि संवेग मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था का नाम है। यानी कि दोनों चीजें इसमें शामिल की गई हैं कि जब बालक उत्साहित होता है और जब वो व्यथित होता है तो दोनों स्थितियों में ही उसके ऊपर संवेग प्रभावी होता है। और इसी संबंध चीज को आगे बढ़ाते हुए जर्सील्ड महोदय कहते हैं कि संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यानी कि जब बालक या व्यक्ति आवेश में आता है तो उस स्थिति में वह तेजी से भड़क जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन उसके व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, उसी को ही संवेग कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं आगे कि वुडवर्थ क्या कहते हैं इसके बारे में कि संवेग आवेश में आने की स्थिति है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, विद्यार्थी मुझे लगता है कि आराम से इसको याद कर लेंगे कि संवेग आवेश में आने की स्थिति है। और इसी प्रकार से वुडवर्थ एक अन्य परिभाषा में इस बात को प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है और उसी समय यह एक क्रियात्मक रूप भी है। यानी कि जब संवेग की स्थिति में व्यक्ति होता है तो वह इसको अनुभव भी करता है, और जब यह इसको अनुभव करता है तो उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। वो किस प्रकार से होती है आगे देखेंगे इसके बारे में। टीपी यंग क्या कहते हैं संवेग के बारे में कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति में तीव्र उपद्रव है। जो मनोवैज्ञानिक कारणों से जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है
जब वह भड़क उठता है, आवेश में आ जाता है, तो उसको यहाँ पे तीव्र उपद्रव की स्थिति कहा गया है। इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं शामिल होती हैं, यानी कि उसके बालक के या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी चेतन अनुभव में परिवर्तन आ जाता है और साथ साथ उसकी अंतरंग क्रियाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश एंड इंग्लिश स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं या प्रकट होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। तो कुछ खास शारीरिक क्रियाएं और ग्रंथीय क्रियाएं इमोशन की स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होती हैं। यहाँ पे एक चीज बताता चलूँ, इस जो वीडियोज है मेरी ये संवेगात्मक विकास के ऊपर, इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। पहले पार्ट में आप संवेग के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को समझेंगे और इसकी विशेषताओं को समझेंगे, और दूसरे भाग में आप संवेगों के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि संवेग जो है मानव व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं और संवेगों के प्रकार कौन कौन से हैं। उसको मैंने स्पष्ट रूप से और बहुत विस्तृत ढंग से तैयार किया है। आगे देखिएगा कि संवेग की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं कि यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो जानना जरूरी है। विशेषताओं को कम से कम आपको 10 विशेषताएं यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ है कि यह संवेग की जो स्थिति होती है उसका प्रभाव मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा गया है कि संवेग जो है एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है, यानी कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। और इसी को यहाँ पे आगे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यह एक प्रकार की अनुभूति या भाव होते हैं, यानी कि संवेग जो है ये कहीं ना कहीं भाव से संबंधित भी होते हैं और इसीलिए इसको अनुभूति भी कहा गया है। और वो अनुभूति किस प्रकार की है कि जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने आप को भूल जाता है, बल्कि उसे इस बात का संज्ञान होता है कि वह इस समय संवेग की स्थिति में है। उसको पता होता है कि वह गुस्से में है, उसे पता होता है कि वह हर्ष की स्थिति में है, उल्लास की स्थिति में है, उसे पता होता है कि वह जेलसी या जलन की स्थिति में है। तो यहाँ पर एक ये मात्र एक अनुभूति होती है जिसको वह स्वयं महसूस करता है, और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ पे आगे बताया गया है कि संवेग में गत्यात्मकता एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं। ये एक और विशेषता, चौथी विशेषता यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने कि संवेगों में गत्यात्मकता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति या बालक संवेग की स्थिति में होता है तो वह किसी ना किसी या उस दूषित परिस्थिति से बचने का प्रयास करता है, उससे दूर हटने का प्रयास करता है, तो उसके व्यवहार में ये चेतन अनुभूतियों में गत्यात्मकता देखी जाती है और साथ साथ उसके अंतरंग संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन देखा जाता है। जैसे उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कभी कभी बालक जो है अपने दांतों से नाखूनों को चबाने लगता है, अपने अंगूठे को मुंह में दे करके उसको चूसने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आगे अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से बालकों के व्यवहारों में गत्यात्मकताएं और अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि संवेग जो हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। प्राणियों मैंने इसलिए कहा कि यह केवल मनुष्य में ही नहीं होते बल्कि जानवरों में भी संवेगों की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एनिमल होते हैं उनके अंदर भी क्रोध और भय की भावना अनुभूति दिखाई देती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है यहाँ पर कि संवेग जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। प्रत्येक बालक के अंदर, चाहे वह किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, किसी भी राष्ट्र में रहने वाला हो, किसी भी देश, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, सभी के अंदर संवेग की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके सामने है इसकी विशेषताओं के रूप में कि संवेग सुरक्षात्मकता प्रदान करते हैं। संवेग प्रिय भी होते हैं और अप्रिय भी होते हैं। जो प्रिय संवेग होते हैं वो बालक को और व्यक्ति को सुरक्षात्मकता प्रदान करते हैं, यानी कि उसके लिए एक कवच का कार्य करते हैं। इसके अलावा संवेग
अनायास या अचानक उत्पन्न होते हैं। यानी कि संवेग की जो स्थिति होती है, जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो संवेग जो होंगे वो अचानक उत्पन्न होते हैं और अचानक उत्पन्न होने के बाद धीरे 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 अपने आप ही कम होते चले जाते हैं और व्यक्ति जो है उन संवेगों को समझने के लिए अपने संज्ञान का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है और यह तीव्र उपद्रव, गति तथा उत्तेजन की अवस्था होती है। यानी कि जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसके व्यवहार में तीव्र उपद्रव देखा जाता है, जैसा कि परिभाषा में भी आपके सामने आया। उसके व्यवहार में गति भी देखी जाती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को गति करता है। उसके विचारों में भी गत्यात्मकता देखी जाती है और साथ साथ वह उत्तेजना की स्थिति में या एक्साइटमेंट की स्थिति में भी होता है। इसके अलावा संवेग हेतु किसी उद्दीपन का होना आवश्यक है। यानी कि बिना किसी उद्दीपन के, स्टिमुलस के संवेग की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यानी कि कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति या प्राणी के सामने घटित होती है जब भी उसको संवेग की अवस्था आती है, यानी कि उसके अंदर संवेग की स्थिति आती है, संवेग से वह भर जाता है अथवा संवेग किसी आंतरिक या बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो संवेग की स्थिति में है और ये संवेग क्या करते हैं कि शारीरिक परिवर्तन लाते हैं। यानी कि इनके माध्यम से शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है। यानी कि शारीरिक परिवर्तन किस रूप में कि उसकी मुठ्ठियाँ भिज जाती हैं, दांत भिज जाते हैं और कनपटी जो है वो लाल हो जाती है, आंखें चौड़ी और बड़ी और लाल हो जाती हैं। इस प्रकार की कई सारी जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार में दिखाई देते हैं। इसके अलावा संवेगों द्वारा अंतरावयव परिवर्तन होते हैं। अंतरावयव का परिवर्तन का मतलब यह है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके माध्यम से एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, उनमें भी परिवर्तन देखा जाता है और संवेगों के द्वारा क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बालक या प्राणी के व्यवहारों में देखा जाता है कि जब व्यक्ति या प्राणी या बालक संवेग की स्थिति में होता है तो उसके व्यवहार में क्रियात्मकता आ जाती है और इसी तरह से संवेगों में व्यक्तिगतता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर देखिएगा कि पहले बिंदु आया था कि संवेगों में सार्वभौमिकता देखी जाती है। यानी कि संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर संवेग ना हो, किसी ना किसी मात्रा में संवेग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, संवेगों में व्यक्तिगतता होती है। यानी कि जो संवेग है, सपोज कीजिए मुझे क्रोध बहुत आता है या मुझे हर्ष की स्थिति बहुत उत्पन्न होती है या किसी प्राणी को जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, किसी को जलन बहुत ज़्यादा होती है, किसी को खुशी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी व्यक्तिगतता को दर्शाता है। यानी कि इसकी सभी के अंदर संवेग होते हैं लेकिन इसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति क्रोध नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति जो है हमेशा जो है वो हर्ष की मुद्रा में नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति हमेशा वो जेलिसी या जलन की स्थिति में नहीं होता और अगर होता भी है तो उसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा, किसी के अंदर ज़्यादा मात्रा होती है और किसी के अंदर कम मात्रा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाऊँ आपको कि छपकली को देख करके लड़के नहीं डरते। अगर बैठे हुए कहीं छपकली गिर जाए तो लड़कियां होंगी कक्षा के अंदर, क्लासेस के अंदर लड़कियां होंगी तो तुरंत क्लास से निकल जाएंगी, तुरंत भाग जाएंगी। लेकिन लड़के जो होंगे वो क्लास से नहीं उठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि संवेगों के अंदर जो है व्यक्तिगतता देखी जाती है। लड़कों के अंदर भय की मात्रा कम होती है लड़कियों की अपेक्षा। इसके अलावा संवेगों में स्थिरता होती है। कई बार देखा जाता है किसी व्यक्ति को अगर हर्ष की भावना है तो वो संवेग, जो हर्ष का संवेग है उसके अंदर स्थिरता देखी जाती है। उसका जो नेचर होता है ये वो काफ़ी ह्यूमस होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर कहा गया है कि संवेगों में स्थिरता होती है। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु हो रहा है यहाँ पर कि संवेगों में स्थानांतरण होता है। कई बार देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को संवेग की स्थिति हो रही है या क्रोध में है या भय की स्थिति में है तो साथ साथ उसका साथी, उसका पड़ोसी, उसका साथ का कुमित्र, उसको भी संवेग की स्थिति, उसको भी देख करके उसको भी संवेग की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। यानी कि उसको भी संवेग होने लगते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को क्रोध में देख करके या भय में देख करके दूसरा व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि संवेगों में स्थानांतरण देखा जाता है।
तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको संवेगों के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में, उसकी परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में यहाँ पे मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को याद करके आप सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आपको मेरे इस वीडियो को एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को 5 दिन के अंतराल पर 5 बार देखना है। आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए नोट्स बनाएंगे। आपको केवल अपनी सफलता के पैमाने तैयार करने हैं, आपको केवल अपना सफलता का मार्ग चुनना है। नोट्स हम बनाएंगे, आप याद करेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस लेक्चर को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।